दिल्ली में 10 नवंबर 2025 की शाम एक ऐसी घटना हुई जिसने राजधानी को सच में हिलाकर रख दिया। लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास एक बहुत शक्तिशाली वाहन विस्फोट हुआ। आज हम इसी घटना की गहराई में उतरेंगे। जी। हमारे पास कई स्रोत हैं, आयन एक्सप्रेस, एनडीटीवी इंडिया, द इंडियन एक्सप्रेस और भी कई, इंडिया टुडे, रॉयटर्स, आज तक, विकिपीडिया, टाइम्स ऑफ इंडिया, अड्डा 247, काफी जानकारी है। जी हाँ, ये वाकया हुआ शाम को करीब 6:45 बजे 6:52 PM। और वो भी पुरानी दिल्ली का चांदनी चौक इलाका, जो मतलब हमेशा भीड़ से भरा रहता है। लाल किला मेट्रो स्टेशन का गेट नंबर 1। एक आम शाम थी जो अचानक बिल्कुल अफरा तफरी और त्रासदी में बदल गई। सही। तो आज हम यही कोशिश करेंगे कि इन अलग अलग स्रोतों से जो भी जानकारी मिली है उसे जोड़कर समझें कि आखिर हुआ क्या था और इसके मायने क्या हैं। बिल्कुल, हमारा मकसद सिर्फ ये नहीं कि क्या हुआ वो बता दें, बल्कि घटना के जो अहम पहलू हैं, जैसे विस्फोट कैसा था, जगह और समय क्यों इतने ज़रूरी हैं, जांच कहाँ तक पहुंची है और सबसे ज़रूरी वो कौन से सवाल हैं जिनके जवाब अभी तक मिले नहीं हैं। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये घटना का विवरण क्या है, क्या हुआ था ठीक? तो जैसा बताया 10 नवंबर की शाम लगभग 6:30 बजे सूत्रों के हिसाब से एक गाड़ी थी, कुछ कह रहे हैं धीमी गति से चलने वाली कार थी। अच्छा। वो लाल बत्ती पर रुकी हुई थी और तभी उसमें एक जोरदार धमाका हुआ। और ये हुआ लाल किला मेट्रो स्टेशन के बिल्कुल पास, गेट नंबर 1। हाँ, गेट नंबर 1 के ठीक पास, चांदनी चौक का वो बहुत ही व्यस्त चौराहा है। और शुरुआती रिपोर्टें बता रही हैं कि धमाका मतलब काफी शक्तिशाली था। आसपास की गाड़ियों में आग लग गई, खिड़कियों के शीशे टूट गए। हाँ बिल्कुल, ये कोई छोटा मोटा धमाका नहीं था। खिड़कियों के शीशे टूटना, आसपास की गाड़ियों, ऑटो वगैरह में आग लगना, ये सब दिखाता है कि ब्लास्ट वेव, वो जो शॉक वेव होती है, काफी ताकतवर रही होगी। और इसके फौरन बाद आप सोचिए बड़े पैमाने पर इमरजेंसी रिस्पांस शुरू हुआ। दमकल की गाड़ियां, दिल्ली पुलिस, फोरेंसिक एक्सपर्ट्स, एम्बुलेंस, सब मौके पर। पूरा इलाका बिल्कुल अस्त व्यस्त हो गया था। जाहिर है, ये दिखाता है कि अथॉरिटीज ने इसे कितनी गंभीरता से लिया। जी। और ऐसी घटनाओं का सबसे दुखद पहलू होता है जो लोग हताहत हुए, उनके बारे में क्या जानकारी है? कैजुअलिटीज? हाँ, ये सबसे मुश्किल हिस्सा है। शुरुआती रिपोर्ट्स में कम से कम 8 लोगों की मौत की खबर आई और 20 से ज्यादा लोग घायल। 8 मौतें और 20 से ज्यादा घायल। जी, लेकिन कुछ दूसरे स्रोत हैं, जैसे विकिपीडिया पर जो जानकारी अपडेट हुई, वो मरने वालों की संख्या 13 तक बता रहे हैं। 13? अच्छा। हाँ, तो ये आंकड़े अभी शुरुआती हैं, ये समझना जरूरी है। जांच चल रही है, तो फाइनल कंफर्मेशन में शायद थोड़ा टाइम लगे, लेकिन ये साफ है कि कई जानें गई हैं, बहुत से लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। अब आते हैं इस घटना के महत्व पर। यह सिर्फ दिल्ली में हुआ एक विस्फोट नहीं है, है ना? इसकी लोकेशन, वो जगह जहां ये हुआ, वो इसे खास तौर पर चिंताजनक बना देती है। हाँ, ये बहुत अहम पॉइंट है। लाल किला ये सिर्फ एक हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट नहीं है, ये भारत की संप्रभुता का, इतिहास का प्रतीक है। बिल्कुल। और इसे एक हाई सिक्योरिटी जोन माना जाता है। इसके ठीक बाहर एक इतने व्यस्त मेट्रो स्टेशन के पास ऐसा धमाका होना, ये सुरक्षा व्यवस्था पर कई गंभीर सवाल खड़े करता है। सही। अगर ये जानबूझकर किया गया हमला है, तो ये प्रतीकात्मक रूप से भी एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश हो सकती है। और व्यावहारिक तौर पर भी देखें तो मेट्रो स्टेशन पर रोज हजारों लोग आते जाते हैं। बिल्कुल। दिल्ली ने तो खैर अतीत में कई आतंकी हमले झेले हैं, तो सुरक्षा एजेंसियां हमेशा अलर्ट पर रहती ही हैं। लेकिन इस बैकग्राउंड में इतने सेंसिटिव इलाके में ये विस्फोट होना, ये उनकी चिंताओं को और बढ़ा देता है। इसके जो सुरक्षा को लेकर मायने हैं, वो सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं रहेंगे, ये पूरे देश की सुरक्षा रणनीति पर असर डाल सकते हैं। तो जाहिर है जांच बहुत तेजी से शुरू हुई होगी, कई लेवल पर। कौन सी एजेंसियां शामिल हैं इसमें और उनका मेन फोकस क्या है? जांच का दायरा काफी बड़ा है और होना भी चाहिए। दिल्ली पुलिस तो है ही, उनकी जो स्पेशल सेल है, एंटी टेरर यूनिट, हाँ, स्पेशल सेल, वो तो सबसे पहले एक्टिव हुई। लेकिन मामले की गंभीरता को देखते हुए राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA, उसने भी जांच अपने हाथ में ले ली है। NIA का इन्वॉल्व होना ये अपने आप में बड़ी बात है। जी हाँ, NIA आमतौर पर राष्ट्रीय सुरक्षा और आतंकवाद से जुड़े जो गंभीर मामले होते हैं उनकी जांच करती है। तो उनका आना ही ये बताता है कि इसे कितना सीरियसली लिया जा रहा है। और साथ में फोरेंसिक टीमें हैं ही, जो मौके से छोटा सबूत जमा करने में लगी हैं। जांच की शुरुआती दिशा क्या लग रही है? विस्फोट का कारण क्या हो सकता है, इस बारे में कुछ पता चला है? देखिए, ऑफिशियली अभी कुछ कहना तो जल्दबाजी होगी, और जांचकर्ता भी वो कोई भी संभावना खारिज नहीं कर रहे हैं।
हो सकता है जानबूझकर लगाया गया विस्फोटक हो, कोई कार बॉम्ब टाइप, या फिर कोई बड़ी मैकेनिकल खराबी भी हो सकती है। लेकिन धमाके की प्रकृति जैसी बताई जा रही है और जो शुरुआती सबूत मिले हैं उनको देखते हुए मैकेनिकल फेलियर की संभावना थोड़ी कम लग रही है। अच्छा। ज्यादा ध्यान इसी बात पर है कि क्या ये एक प्लान करके किया गया हमला था। अयान एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट में एक दिलचस्प बात सामने आई थी कि शुरुआती विश्लेषण में इसे दिशात्मक शॉकवेव प्रकार का विस्फोट बताया गया है और इसमें मेटल के टुकड़े मतलब अवशेष कम मिले हैं। इसका क्या मतलब हो सकता है? हाँ, ये वाकई दिलचस्प है और ये जांच की दिशा को शायद बदल सकता है। दिशात्मक विस्फोट, इसका मतलब है कि धमाके की जो एनर्जी थी वो शायद एक खास दिशा में ज्यादा गई। ओके। और मेटल के कम अवशेष मिलना, देखिए जो पारंपरिक बम होते हैं जैसे आर्मी वाले हथियार, वो फटने के बाद बहुत सारे मेटल के टुकड़े फेंकते हैं जिन्हें श्रैपनल कहते हैं। हाँ, ज्यादा नुकसान के लिए। बिल्कुल, उनका मकसद ही यही होता है। तो कम मेटल का मतलब ये हो सकता है कि शायद किसी किस्म के कच्चे या तात्कालिक विस्फोटक, जिसे आईओडी कहते हैं, इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस, उसका इस्तेमाल किया गया हो। आईओडी मतलब घर पर बनाया हुआ या आसानी से मिलने वाली चीजों से? हाँ, कुछ वैसा ही जो पारंपरिक हथियारों से अलग हो। ये भी हो सकता है कि बनाने वाले ने इसे जानबूझकर ऐसा बनाया हो कि छिपाने में आसान हो या किसी खास तरह का ही नुकसान करे। अब ये तो फोरेंसिक जांच से ही पता चलेगा कि विस्फोटक असल में था क्या, बना कैसे था, लेकिन ये शुरुआती संकेत जरूर महत्वपूर्ण है। तो आईईडी की संभावना पर काम चल रहा है। इसके अलावा जांच के और कौन से पहलू हैं जिन पर एजेंसियां ध्यान दे रही हैं? कई एंगल से जांच हो रही है। एक तो जाहिर है वो गाड़ी जिसमें धमाका हुआ, उसकी पहचान, उसकी हिस्ट्री। हाँ। गाड़ी किसके नाम पर रजिस्टर्ड है, वो घटनास्थल तक पहुंची कैसे, क्या वो चोरी की थी, धमाके के वक्त उसमें कौन था, या उसे कहीं दूर से रिमोट से उड़ाया गया। ये सब बहुत अहम सवाल है। आसपास के जितने भी सीसीटीवी कैमरे हैं उनकी फुटेज को बहुत बारीकी से खंगाला जा रहा है ताकि गाड़ी की मूवमेंट, उसमें बैठे लोग, कोई भी सुराग मिल सके। और एक और बात चल रही थी, शायद आज तक की रिपोर्ट में था, कि इस घटना के तार फरीदाबाद या यूपी में हाल में पकड़े गए किसी संदिग्ध आतंकी मॉड्यूल से भी जुड़ सकते हैं। जी हाँ, ये एक और महत्वपूर्ण कड़ी है जिसकी जांच हो रही है। एजेंसियां ये देख रही हैं कि क्या दिल्ली के पास फरीदाबाद में या फिर उत्तर प्रदेश में जो हाल में कुछ संदिग्ध गतिविधियां या गिरफ्तारियां हुई हैं, क्या उनका इस धमाके से कोई कनेक्शन है, कोई पैटर्न है। ये सब जोड़ा जा रहा है। ये सब सुलझाना यकीनन एक बहुत बड़ी चुनौती होगी, खासकर इतनी भीड़-भाड़ वाले इलाके में। निश्चित रूप से चांदनी चौक जैसे इलाके में सबूत इकट्ठा करना ही अपने आप में एक चैलेंज है। सोचिए, घटनास्थल पर इतनी भीड़, फिर धमाके से मची अफरा तफरी, उसके तुरंत बाद बचाव और राहत का काम शुरू हो गया। ऐसे में कई बार अहम सबूतों के नष्ट होने या मतलब कंटामिनेट होने का खतरा रहता है। सही कहा। और फिर इतने सारे सीसीटीवी फुटेज को देखना, उनमें से काम की जानकारी निकालना, ये भी बहुत मेहनत और समय लेने वाला काम है। इस धमाके के फौरन बाद इलाके पर और शहर पर क्या असर पड़ा था? असर तो फौरन और काफी बड़ा था। सिक्योरिटी रीजन से लाल किला का जो पूरा कॉम्प्लेक्स है, पास का मेट्रो स्टेशन वायलेट लाइन वाला और चांदनी चौक का आसपास का बड़ा एरिया, उसे घंटों तक सील कर दिया गया। टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार ट्रैफिक को बिल्कुल रोक दिया गया था। शाम का पीक टाइम था तो जाहिर है भारी जाम लग गया, लोगों को बहुत परेशानी हुई, एक डर और अनिश्चितता का माहौल तो बन ही गया था। और क्या इसका असर सिर्फ दिल्ली तक ही रहा या बाहर भी? नहीं, सिर्फ दिल्ली तक नहीं। रॉयटर्स की खबर थी कि इस घटना के बाद दिल्ली के साथ साथ मुंबई में, उत्तर प्रदेश में और भी कई बड़े शहरों और राज्यों में सुरक्षा अलर्ट जारी कर दिया गया। अच्छा, मुंबई यूपी में भी? हाँ, जो भी महत्वपूर्ण जगह हैं, भीड़ भाड़ वाले बाजार हैं, पब्लिक प्लेसेस हैं, वहां पर सुरक्षा बढ़ा दी गई। तो ये दिखाता है कि अधिकारी इसे सिर्फ एक आइसोलेटेड घटना की तरह नहीं देख रहे, बल्कि इसके वाइडर असर की आशंका है। और हमें उन लोगों को नहीं भूलना चाहिए जिन्होंने इस त्रासदी में अपनों को खोया है या जो घायल हुए हैं। विक्टिम्स के बारे में कुछ और जानकारी? हाँ, ये पहलू सच में दिल दहला देने वाला है। आज तक जैसे स्रोतों से ये पता चल रहा है कि जो लोग मारे गए या घायल हुए, उनमें से कई दिहाड़ी मजदूर थे, रिक्शा चलाने वाले थे, आसपास के छोटे दुकानदार थे। मतलब वो लोग जो रोज की रोटी कमाने के लिए वहां मौजूद थे। ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये परिवारों की उजड़ी हुई जिंदगियां हैं। मानवीय कीमत बहुत ज्यादा है इसकी, और इसका असर बहुत लंबे समय तक महसूस किया जाएगा।
दिल्ली के इतिहास को देखें तो राजधानी ने पहले भी इस तरह की हिंसा झेली है। क्या उन घटनाओं से कोई सबक मिलता है या ये घटना कुछ अलग है? दुर्भाग्य की बात है, लेकिन हाँ, दिल्ली ने पिछले कुछ दशकों में कई आतंकी हमले झेले हैं। 2011 में दिल्ली हाईकोर्ट के बाहर धमाका हुआ था। हाँ, याद है। 2005 में दिवाली से ठीक पहले सीरियल ब्लास्ट हुए थे। पुरानी दिल्ली में भी पहले विस्फोट हुए हैं। ये सब हमें याद दिलाता है कि राजधानी हमेशा से आतंकवादियों के निशाने पर रही है। हर घटना अपने आप में अलग होती है, लेकिन एक पैटर्न सा दिखता है कि भीड़-भाड़ वाले इलाके और जो महत्वपूर्ण सिंबॉलिक जगह हैं, वो अक्सर निशाना बनती हैं। इस बार लाल किले के इतने पास विस्फोट होना, क्या ये पिछले हमलों की तुलना में सुरक्षा एजेंसियों के लिए कोई नई या ज्यादा गंभीर चुनौती है? हाँ, कुछ मायनों में कह सकते हैं कि ये ज्यादा चिंताजनक है। जैसा हमने पहले बात की, लाल किला एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिंबॉलिक जगह है। ऐसे हाई सिक्योरिटी माने जाने वाले इलाके के इतने करीब धमाका कर पाना, ये सुरक्षा तंत्र में कहीं ना कहीं गंभीर खामियों की तरफ इशारा करता है। और अगर ये साबित होता है कि आईईडी का इस्तेमाल हुआ था, तो ये भी दिखाता है कि विस्फोटक बनाने की और उसे ऐसी जगह पर प्लांट करने की क्षमता अभी भी मौजूद है। सही। ये घटना निश्चित रूप से जो एंटी टेररिज्म स्ट्रैटेजीज हैं, जो अर्बन सिक्योरिटी के उपाय हैं, उन पर दोबारा सोचने पर मजबूर करेगी। सवाल उठता है कि क्या हमारे मौजूदा सुरक्षा प्रोटोकॉल ऐसे खतरों से निपटने के लिए काफी हैं? तो अब तक की हमारी बातचीत से ये साफ है कि घटना गंभीर है, जांच चल रही है, कुछ शुरुआती संकेत मिले हैं, लेकिन तस्वीर अभी भी पूरी तरह साफ नहीं है। वो कौन से मुख्य सवाल हैं जिनके जवाब मिलना अभी बाकी है? कई अहम सवाल हैं। सबसे पहला और शायद सबसे टेक्निकल सवाल है, विस्फोटक की असल प्रकृति क्या थी? मतलब वो कौन से केमिकल से बना था, कितना था, उसे ट्रिगर कैसे किया गया, टाइमर था, रिमोट था या कोई सुसाइड बॉम्बर था? फोरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद ही इसका ठीक-ठीक जवाब मिलेगा। और दूसरा बड़ा सवाल, जैसा रॉयटर्स ने भी कहा, कि अधिकारी किसी एंगल को रूल आउट नहीं कर रहे, वो है घटना की प्रकृति और मंशा। क्या ये वाकई एक आतंकी हमला था, मकसद डर फैलाना था या कोई मैसेज देना था? या फिर ये किसी क्रिमिनल गैंग की आपसी रंजिश का नतीजा था? क्या ये सुसाइड अटैक था या, जैसा कि कम संभावना है, कोई एक्सीडेंटल धमाका? मकसद साफ हुए बिना पूरी तस्वीर नहीं बन सकती। और इसी से जुड़ा सबसे बड़ा सवाल, अपराधी कौन है? अगर ये जानबूझकर किया गया हमला था तो इसके पीछे कौन लोग हैं? कौन सा संगठन? उनका मकसद क्या था? क्या उनके कोई लोकल हेल्पर थे, बाहरी थे? हाँ, और क्या फरीदाबाद यूपी वाले मॉड्यूल से कोई सीधा लिंक है? जब तक अपराधियों की पहचान नहीं हो जाती, उनकी गिरफ्तारी नहीं हो जाती, ये सवाल तो बना ही रहेगा। और ये सवाल सीधा जुड़ता है उस विश्लेषण से जिसमें कम मेटल मिलने की बात थी। क्या विस्फोटक की प्रकृति ही अपराधियों के इरादे या उनकी पहचान के बारे में कुछ बता सकती है? और आखिर में जो हताहत हुए हैं, जो नुकसान हुआ है, उसका पूरा आकलन, मरने वालों और घायलों की फाइनल कंफर्म संख्या क्या है, क्या सभी पीड़ितों की पहचान हो पाई है, प्रॉपर्टी का कितना नुकसान हुआ है, ये डिटेल सामने आने में भी वक्त लगेगा। एजेंसियां सबूतों को जोड़ने और कड़ियों को मिलाने की पूरी कोशिश कर रही हैं। तो संक्षेप में अगर दोहराएं, 10 नवंबर 2025 की शाम दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास एक शक्तिशाली वाहन विस्फोट हुआ। इसमें कई लोगों की जानें गईं, अनेक घायल हुए। घटना का स्थान एक राष्ट्रीय धरोहर और वेस्ट ट्रांसपोर्ट हब के पास इसे बहुत महत्वपूर्ण बना देता है और इसके गंभीर सुरक्षा परिणाम हैं। जी। दिल्ली पुलिस, स्पेशल सेल और एनआईए समेत कई एजेंसियां जांच कर रही हैं। शुरुआती विश्लेषण आईईडी के इस्तेमाल की ओर इशारा कर रहा है और फरीदाबाद यूपी मॉड्यूल से संभावित लिंक की भी जांच हो रही है। हालांकि विस्फोटक की सही प्रकृति, घटना का असल मकसद, अपराधियों की पहचान और हताहतों की अंतिम संख्या जैसे कई अहम सवाल अभी अनसुलझे हैं। हाँ, ये एक बहुत ही जटिल